हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है वायु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब तक हम 7वीं कक्षा भूगोल के 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। आज हम चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर वायु के बारे में है। दरअसल ये चैप्टर वायु के बारे में न होकर वायुमंडल के बारे में हमें बताता है। इस चैप्टर का नाम वायु है, लेकिन ये किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, विवरण देता है ज़्यादा, किस वायुमंडल का पूरा विवरण इसमें हमें दिया गया है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार भाग में ही जिस प्रकार की पृथ्वी की आकृति है, ठीक उसी आकृति में एक मोटी चादर के रूप में वायु फैली हुई है बहुत ऊंचाई तक, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यानी कि जो सभी जीवित जीव हैं वो जीवित रहने के लिए किस चीज़ पर निर्भर हो, वायु पर। अगर वायु ना हो तो सभी जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सांस के बगैर, सांस ले बिना उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह हमारी सांस लेने में सहायता करता है तथा सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि सूर्य से जो बहुत सी हानिकारक किरणें आती हैं, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट, यानी कि पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और बहुत और भी अन्य प्रकार की जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड में जम सकते हैं। यानी कि दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होगा और रात का तापमान बहुत अधिक कम होगा और पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, यह वायु राशि ही है। यानी कि इस वायु ने ही पृथ्वी के वायुमंडल को रहने योग्य बनाया है। यह तो पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य शिखर तापमान इसने बना दिया है। आइए हम पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। देखिए, वायुमंडल के संगठन से हमारा अभिप्राय होता है कि वायुमंडल में किस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कितनी गैसें पाई जाती है और उनकी मात्रा कितनी है, कौन सी सबसे ज़्यादा है और कौन सी सबसे कम होती है। देखिए, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भाग है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन तथा हाइड्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। अभी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा स्क्रीन पर, जिसमें आपको दिखाया गया कि ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आती है। और ये ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं। इसी के कारण हम जीवित रह पाते हैं और इसे ही प्राणदायिनी गैस भी हम कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजन है वो कितने हैं, 78% भाग है। सबसे ज़्यादा भाग किसका है पृथ्वी के वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस का है। और दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पर जो गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन उत्पन्न करते हैं, मानव और पशु उत्पन्न करते हैं सांस के द्वारा, या फिर आजकल मानव ने प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर दिया, जीवाश्म ईंधनों को जलाकर, लकड़ियों को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं हम बहुत ज़्यादा वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, जिससे हम वायुमंडल का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे एक संतुलन बना रहता है और हमारा संतुलन पृथ्वी का बिगड़ नहीं पाता। लेकिन हम संतुलन कौन बिगाड़ रहा है, आज हम मानव खुद बिगाड़ रहे हैं। किस प्रकार से, प्रदूषण ज़्यादा फैलाकर हम संतुलन बिगाड़ रहे हैं। और सभी गैसें की मात्रा इसमें बताई गई है। और अन्य गैसें, अन्य सभी गैसें जैसे जलवाष्प है, वो मिलकर कितनी बची हैं, धूलकण है 0.04%। अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि पौधे नाइट्रोजन भी लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। वे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते, मृदा वो नाइट्रोजन को सीधे रूप में नहीं ले पाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं। वो क्या करते हैं, मृदा तथा पौधों में
रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, नाइट्रोजन से क्या बना देते हैं, वो नाइट्रेट बना देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर पाते हैं। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य और पशु इसको लेते हैं और पेड़ पौधे इसको छोड़ते हैं, और संतुलन कैसे बिगड़ रहा है पृथ्वी का। हम पेड़ पौधे काट कर संतुलन बिगाड़ रहे हैं, और खनिज तेलों को जलाकर या फिर लकड़ी को जलाकर हम इसका वायुमंडल का संतुलन बिगाड़ते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। अब हम पढ़ते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है और हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया है। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि हमने कितने भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में। कौन सा? सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। 5 मंडल हैं, इनमें हमने इसको बांट दिया है वायुमंडल को। सौभ मंडल देखिए, यह परत सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। यानी कि देखिए, सौभ मंडल है जो, वो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, और इसी में वर्षा होती है, वो भी इसी में होती है। कोहरा यानी कि जो धुंध पड़ती है सर्दियों में, वो भी इसी में होती है, और जो ओलावृष्टि या बर्फबारी होती है वो भी इसी में होती है, इसी मंडल में। फिर आता है हमारा समताप मंडल। सौभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यानी कि जो सौभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर है वहां से ये शुरू होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कौन सा? समताप मंडल। यह परत बादलों एवं मौसमी घटनाओं में से लगभग मुक्त होती है, यानी कि इस परत में ना तो बादल पाए जाते ना कोई मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी कि यह बिल्कुल साफ परत होती है, यहाँ पर आपको बादल नहीं देखने को मिलेंगे। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यानी कि हवाई जहाज अगर पूछा जाए आपके एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं, तो वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल की एक विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, यानी कि समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। देखिए, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन होता है O2, यानी कि O2 कब बनेगा और O3, देखिए वैसे तो साइंस का, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। O+O, यानी कि जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? O2, यानी कि ऑक्सीजन बन जाती है। लेकिन ओजोन कब बनती है? जब ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? O3, ओजोन बनाते हैं, और ये हमारी रक्षा करती है। बहुत महत्वपूर्ण परत होती है ओजोन परत, पृथ्वी पर हमारे रहने के लिए अनुकूल बनाती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत? ओजोन परत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आप अवश्य पढ़ें और इसको याद रखें कि किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती हैं। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यानी कि समताप मंडल देखिए 50 किलोमीटर तक था, उससे ऊपर मध्य मंडल शुरू होता है, और ये कहाँ तक फैला हुआ? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं, यानी कि जो उल्कापिंड आते हैं अंतरिक्ष से वो कहाँ पर जल जाते हैं? उनकी जलकर राख हो जाती है। किस मंडल में? मध्य मंडल में वो जल जाते हैं। बाह्य मंडल, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यानी कि हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान भी हमको ज्यादा मिलेगा। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, यानी कि जो आयन मंडल है, आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो, जो टेलीविजन होते हैं, उनका पूरा काम जो होता है दूरभाष का, वो आयन मंडल से ही चलता है। देखिए कैसे चलता है? आयन मंडल में बहुत ज्यादा आयन होते हैं। मान लीजिए ये आयन मंडल है, ये हमारी पृथ्वी, यहाँ से कोई सिग्नल छोड़ा तो आयन मंडल में छोटे 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 इतने बहुत ज़्यादा आयन्स होते हैं, तो ये रेडियो सिग्नल कहीं से भी टकरा कर वापस हमारे पास, ये आप खड़े थे मोबाइल लेके आपका, तो आप रिसीव कर लेंगे इसको। तो आयन मंडल में ये काम होता है। आयन मंडल भी संचार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन? आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए इसका
प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं, यानी कि मैंने आपको बताया डायग्राम बना के कैसे परावर्तित होती हैं और क्यों होती है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयन पाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम भी आयन मंडल है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन होती हैं और ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, यानी कि ये बहिर्मंडल है। इसका ज़्यादातर हम यूज भी नहीं कर पाते। अब हम पढ़ते हैं मौसम और जलवायु, यानी कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क होता है। देखिए सबसे पहले डिफरेंस ध्यान में रखना, मौसम और जलवायु। किसी स्थान की मौसमी दशाओं को या वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। समझ में आ गया मौसम। और जब वो मौसम दीर्घ काल तक बना रहता है, यानी कि वो मौसम दीर्घ काल तक बना रहता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वहाँ की जलवायु कह देते हैं। देखिए गर्मियों में कैसी होती है, गर्म जलवायु होती है, लेकिन वो 3-4 महीने के लिए होती है, फिर हमारे पास ठंड हो जाती है तो ठंडी जलवायु हो जाती है। तो दीर्घकालीन मौसम को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली मौसम को क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है। इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया कि जलवायु कैसे होती है और मौसम कैसे बदलता रहता है और मौसम के क्या प्रभाव हैं। यहाँ से हम इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं कि दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि मौसम के दैनिक पूर्वानुमान हम क्यों लगाते हैं या क्यों होता है। आप इस पैराग्राफ को रीड करें और समझें। मौसम और जलवायु के बारे में इसमें अंतर बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल तापमान होता है, यानी कि आप गर्मी महसूस कर रहे हैं तो वायुमंडल गर्म है, ठंड महसूस कर रहे हैं तो वायुमंडल ठंडा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ताप कहते हैं, यानी कि वायु अगर ठंडी है तो उसे हम ठंडा तापमान कहेंगे या कम तापमान कहेंगे, गर्म है तो हम गर्म तापमान कहेंगे या गर्म दिन कहेंगे, यानी कि उस ताप और शीतलता को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये आप सब जानते हैं कि गर्मियों में तापमान ज़्यादा बढ़ता है और सर्दियों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। देखिए आपतन एक तो होता है, आपतन का हम दो जगह यूज करते हैं। एक तो होता है आपतन जैसे आपतित किरणें, मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी, सूर्य हमेशा यहाँ पर चमकता भूमध्य रेखा पर और यहाँ पर इसकी किरणें ध्रुवों पर कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो एक तो आपतन का ये डिफरेंस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरणें बोलते हैं, आपतन बोलते हैं। और ये क्या करता है कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और ध्रुवों पर इसीलिए ज़्यादा ठंड पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती। आपतन सूर्य की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, यानी कि सूर्य की तापमान वहाँ तक कम पहुँचता है, इसीलिए ध्रुवों पर ज़्यादा ठंड पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत कम और सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ से। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया तो कितनी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और फसलें उगनी बंद हो जाएंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, यानी कि गाँव में कैसा मौसम रहता है, सुहावना मौसम रहता है और शहरों में कैसा गर्म मौसम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह उष्मा मुक्त करते हैं, यानी कि रात को भी जो भवनों ने उष्मा सोख ली थी, गर्मी सोख ली थी सूर्य से आने वाली किरणों से, रात को उसको क्या करते हैं, उस ऊर्जा को भी मुक्त करते हैं, इसलिए रात भी गर्म होती है और दिन भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है शहरों का गाँवों की अपेक्षा। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए आप देखेंगे कि शहरों में बहुत बड़ी बड़ी 15-15, 20-20 मंजिल बिल्डिंगें होती हैं, लेकिन गाँवों में सिर्फ छोटे एक मंजिल भवन पाए जाते हैं और वो हवा को नहीं रोक पाते, जिससे कि ज़्यादा गर्म तापमान गाँवों का नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं वायुदाब।
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ वायु बल लगाती है, यानी कि जो वायु हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे शरीर के ऊपर सभी दिशाओं से हमारे शरीर के विपरीत बल लगाता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, इसमें क्या बताया गया है, ये हमारा शरीर है, ये हम खड़े हैं और वायुमंडल क्या करता है, मान लीजिए सिर्फ इस तरफ से बल लगाता तो हम गिर जाते, बहुत ज़्यादा बल लगाता है, लेकिन वायुमंडल इस तरफ से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी और पीछे से भी, चारों तरफ से हमारे शरीर पर बल लगाता है और हम शिथिर खड़े रहते हैं। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता है, यानी कि जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे ऊंचाई पर, तो वायु दाब घटता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार पहाड़ों में जाने पर किसी किसी को नाक से खून बहने की समस्या होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायु दाब कम होता है, उसी के कारण वहाँ पर उनको नाक से खून आने लगता है। वायु दाब का क्षैतिज विचरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि क्षैतिज वितरण से हमारा अभिप्राय है ओरिजेंटल, पृथ्वी तल के समानांतर। देखिए, मान लीजिए कि भारत का तापमान बहुत ज़्यादा है और किसी देश का तापमान कम है, मान लीजिए रूस का तापमान कम है, तो भारत में वायु दाब क्या होगा और रूस में क्या वायु दाब होगा, दोनों में अलग अलग वायु दाब होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर उठती है तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है, यानी कि मान लीजिए भारत में ज़्यादा तापमान है तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा, और रूस में कम तापमान है तो वायु दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। यह जुड़ा होता है मौसम के साथ। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। वायु निमंजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, यानी कि जहाँ पर कम तापमान होगा, मान लीजिए रूस है या उत्तरी ध्रुव देश हैं, जितने भी वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ का तापमान कम होता है। इसलिए पवन यानी कि हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, यानी कि उच्च दाब। देखिए, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये इतना बड़ा पत्थर और ये छोटा पत्थर है, तो मान लो दोनों को भिड़ा दिया हमने, आपस में टकराव कर दिया, तो क्या करेगा, जो बड़ा पत्थर है वो छोटे को धकेल देगा और दूर तक धकेलता हुआ ले जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक। इसी प्रकार पवन है, मान लीजिए ये यहाँ पर उच्च वायु दाब और यहाँ पर कम वायु दाब है, दोनों अगर टकराएंगे तो उच्च वायु दाब वाली पवन निम्न वायु दाब यानी कम वायु दाब की तरफ चलती रहेगी और इसे ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। देखिए, यही इसमें आपको बताया गया है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इससे महीन धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं, यानी कि इसमें बताया गया कि आप पवन को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कभी कभी हवा इतनी तेज हो जाती है, यानी कि तूफान आ जाता है कि हम उसके विपरीत नहीं चल सकते, हमें भी छुपना पड़ता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब पवन तेज चलने के कारण आपको समस्या उत्पन्न हुई है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, यानी कि हवा कितने भागों में बांटी गई है, 3 भागों में बांटी गई है। ये डायग्राम आप ध्यान से देखें और समझें कि कैसे बांटी गई है। देखिए, सबसे पहले होती है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती है, ये लगभग वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं। व्यापारिक पवनें एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं, यानी कि ये वर्ष भर सेम चलती रहती है। और ये कहाँ पर चलती हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश। इनके बीच क्या सी पवनें चलती हैं, ज़्यादातर व्यापारिक पवनें चलती हैं और ये वर्ष भर ऐसे ही चलती रहती हैं, यानी कि ये कभी ज़्यादा बदलती नहीं हैं। मौसमी पवनें, ये पवनें भी भिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। देखिए, भारत में जब मानसूनी पवन आती हैं तो हवा की दिशा चेंज हो जाती है और ये क्या कहलाती हैं, मौसमी पवनें कहलाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने के लिए ही चलती हैं और वह भारत में क्या होता है, वर्षा का मौसम होता है मानसूनी पवनों के द्वारा। स्थायी पवनें क्या होती हैं, या स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें आप समझ गए हैं, अब हम पढ़ते हैं स्थानीय पवनें। देखिए, स्थायी होता है कि एक चीज लगातार चलती रहे और स्थानीय होता है कि किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, यानी कि किसी एक वर्ष के मान लीजिए 1 महीने के लिए चलेंगी
20 दिन के लिए चलेंगी तो क्या कहलाती हैं, स्थानीय पवनें। सिर्फ उसी देश में चलें या किसी विशेष स्थान में चलें। उदाहरण के लिए समुद्री समीर और भारत में चलने वाली लू, यानी कि गर्मियों में आप देखते हैं कि उत्तरी भारत में लू नाम की पवन ज़्यादा चलती है, बहुत गर्म हवाएं होती हैं, ये उन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो ये कैसी पवनें, स्थानीय पवनें हैं। तो पवन को 3 भागों में बांटा गया। आप इनके नाम और इनकी डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखें। देखिए चक्रवात का प्राकृतिक आवेश दिखाया गया है कि चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं और जब भी आते हैं तो अपने साथ बहुत तबाही मचाते हैं और इनकी वेग बहुत तीव्र होता है। ये 300 किलोमीटर तक इनकी रफ्तार जा सकती है। और ये उड़ीसा का दृश्य आपको दिखाया गया है, आप इसे स्वयं पढ़ें अपनी बुक से। अब हम पढ़ते हैं आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता क्या होती है। देखिए आर्द्रता मतलब होता है एक प्रकार से नमी, पर हवा में जितनी नमी होती है उस हवा को हम उतनी आर्द्र वायु कहते हैं। जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु के किसी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी कि वायु में जल वाष्प, यानी कि जो जल अधिक गर्मी के कारण वाष्प रूप में भाप में बदलकर वायु में मिल जाता है और उस जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। देखिए आर्द्रता क्या, जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी हवा में उतनी ज़्यादा नमी होगी, यानी कि हम उतना ही असहज महसूस करेंगे क्योंकि हमारे शरीर से पसीना नहीं सूखेगा, यानी कि पसीना आएगा और कुछ आर्द्रता यानी कि जल वाष्प जो वायु में है वो हमारे शरीर पर चिपक जाएंगे, जिससे कि पसीना सूखेगा ही नहीं और हम असहज महसूस करेंगे। और इसी के कारण कपड़े भी कम सूखते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर हवा ज़्यादा आर्द्र हो या ज़्यादा नमी वाली हो, वर्षा के मौसम में आप देख सकते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में नमी होती है और वो नमी कपड़ों के अंदर लगती रहती है साथ के साथ, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है कपड़ों को सूखने में। जब जलवाष्प ऊपर उठता तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब जलवाष्प बना और वो ऊपर उठता तो ये क्या होता है, ठंडा होता है और संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है और वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। यानी कि जब ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो वो क्या करती है, वर्षा होती है और वो नीचे आ जाता है। हवा में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नम संघनित हो जाती है, यानी कि जो नमी होती है वो क्या हो जाती है, संघनित होकर हो जाती है और इसलिए हमें वायुयान के पीछे सफ़ेद रंग की लाइनें दिखाई देती हैं। पृथ्वी तल पर गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यह ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, यानी कि भूमि के अंदर जो जल जाता है वो क्या कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से। देखिए वर्षा हुई, पृथ्वी के ऊपर गिरेगी तो पृथ्वी क्या करेगी, उस जल को सोख लेगी और फिर ट्यूबवेलों द्वारा हम वापस उसको निकाल देते हैं। लेकिन जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो यह जल क्या होता है, नीचे बह जाता है और क्या करता है, नीचे बहकर नदियों में चला जाता है और नदियों द्वारा महासागरों में चला जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा गया है, या इसके 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यानी कि वर्षा के आपको 3 भाग बताए गए हैं। इनकी डेफिनेशंस अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है। पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनको हम सभी पौधे, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, हम सभी को पानी नहीं दे सकते, इसलिए वो यहाँ पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा भी हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। आप देखते हैं ये घटनाएं हमारे साथ या हमारे देश में अक्सर बहती रहती हैं या होती रहती हैं। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज की वीडियो मैं आपको जल्द ही चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।